यूट्यूब प्रैक्टिस सेट जो कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के हमारे चल रहे हैं, उसका ये 8वां वीडियो है। और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करते हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बेनिफिशियल है। आपको पता है YPS जो हमारा ऑनलाइन कोर्स भी है, यूट्यूब प्रैक्टिस सेट नाम से, स्पोर्ट्स इंजीनियर एप्लीकेशन के ऊपर, उसके टोटल 25 प्रैक्टिस सेट या फिर मॉक टेस्ट आपको उस कोर्स के अंदर दिए हुए हैं। उन्हीं 25 मॉक टेस्ट के या फिर जो आपको टेस्ट पेपर हैं, उनके सॉल्यूशंस हम लगातार देख रहे हैं और उसका ये 8वां वीडियो है। इस तरीके से टोटल हमारे 25 वीडियो आएंगे। डिटेल में हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। एक आपका क्वेश्चन रहता है कि सर क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के हैं, तो जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे आपके लिए जो क्वेश्चंस का लेवल है वो टफ होता चला जाएगा। जैसे कि 20 से 25 के बीच में जो आपके 6 टेस्ट रहेंगे, उनमें आपको बहुत ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। उससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं या फिर उससे पहले वाले जो मॉक टेस्ट हैं, उसमें एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। इजी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम 25 प्रैक्टिस सेट में इजी, मॉडरेट और टफ लेवल के सभी तीनों टाइप के जो क्वेश्चन के लेवल हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको एकदम इजी क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस नहीं करवाए जाएंगे, सभी लेवल के क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्न में से कॉम्बैट खेल कौन से हैं? तो कॉम्बैट का मतलब ये होता है जहां पर एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन से आपस में कंपटीशन करते हैं, ये होते हैं कॉम्बैट गेम। आपस में कंपटीशन करते हैं तो फुटबॉल के अंदर तो पूरी टीम होती है, हॉकी के अंदर भी टीम है, बॉक्सिंग और चेस। तो चेस के अंदर कोई भी ऐसा मोमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा कि एक दूसरे के साथ वो लड़ाई कर रहे हैं। दो ही प्लेयर होते हैं लेकिन वो लड़ाई नहीं करते, आपस में वो चेस बोर्ड पर खेलते हैं। बॉक्सिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपके सामने होता रेसलिंग, तो वहां पर भी कुश्ती के अंदर भी क्या होता है, दो प्लेयर होते हैं और आपस में वो कॉम्बैट करते हैं। जूडो आपका कॉम्बैट में आ सकता है। ये कॉम्बैट स्पोर्ट अलग से एक कैटेगरी है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट है, 1 से लेकर 10 तक गिनती लिख रखी है और यहाँ पर इनकी माध्यिका क्या होगी, मीडियन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 1 से 10 तक की संख्याएं हैं, तो मीडियन या फिर माध्यिका निकालने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट हमारे सामने रहता है। जब आपके पास विषम संख्याएं हों, मतलब ऑड वैल्यूज में हों, तो अगर ये संख्याएं होती 1 से 11 तक, तो इनके बीच में आता आपके 6, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 बीच में आ गया। ओड वैल्यूज में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जैसे बीच की संख्या 6 है तो 6 आपकी क्या आ गई, मीडियन या फिर माध्यिका आ गई। इवन वैल्यूज जब होती हैं, सम संख्याएं जहां पर होती हैं, यहाँ पर देखिए सम संख्याएं हैं 1 से लेकर 10 तक, तो वहां पर मीडियन या फिर माध्यिका निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर बीच में कौन सी संख्या निकालोगे आप, तो निकालने में प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर आप देखते हो 5 को सेंटर में लेते हो, तो यहाँ पर तो आ गई 4, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, इस साइड 5 रह गई। 6 को अगर आप लेते हो तो इस साइड 4 संख्याएं रह गई और यहाँ पर रह गई 5 संख्याएं। तो यहाँ पर ऑड वैल्यूज वाला जो फॉर्मूला है नहीं लगेगा, यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा अलग या फिर इसको करने का तरीका अलग है, फॉर्मूला तो सेम ही रहता है। माध्यिका निकालने के लिए जब सम संख्याएं हैं तब आपका क्या रहेगा, दो संख्याओं को ले लेंगे आप जो कि दोनों बीच की संख्याएं हैं। 5 और 6 10 के बीच की संख्याएं हैं। कैसे हैं, 1, 2, 3, 4, ये दोनों बीच की संख्याएं, इससे पहले भी 4 नंबर हैं और 1, 2, 3, 4 बाद के भी 4 नंबर है। 4 नंबर इससे पहले हैं, 4 नंबर इसके बाद है। इसका क्या मतलब है, ये क्या है, माध्यिका आ गई आपकी, मीडियन आ गई। अब इसके बाद में एक स्टेप और है, ये जो दोनों नंबर हैं इनको आप जोड़ लीजिए, 5 + 6 कितना आ गया, 11 आ गया, और उसमें 2 से उसको डिवाइड कर दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए। यहाँ पर आपके सामने वैल्यू आएगी 5.5। 1 से लेकर 10 तक की जो संख्याएं हैं उनकी माध्यिका या फिर मीडियन क्या होगा, 5.5 होगा। आप 5 या 6 को सही मत कर दीजिए ऑप्शंस को देखकर, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगर 1 से 11 की वैल्यूज होती, अब इसमें एक और ध्यान में रखने वाली बात है, अगर ये रैंडमली दे रखे हों, जैसे कि पहले 4, 2, 6, 5, 1, 7, 10, 9, 3 और कौन सा बच गया,
8। अब ये रैंडमली दे रखे हैं, लेकिन ये संख्याएं क्या हैं, 1 से 10 तक है। तो सबसे पहले एक काम आपको क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक ये संख्याएं हैं, तो उनको सीक्वेंस में आप लिखोगे। यहाँ पर तो सीक्वेंस में लिख रखी हैं, इनको आप सीक्वेंस में लिखोगे 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये सीक्वेंस में आपको पहले लिखना है, उसके बाद में आपको क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। माध्यिका निकालने में ये 2-3 बातें अगर आपके ध्यान में रह जाती हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर को गति कौन प्रदान करता है। देखिए, ह्यूमन बॉडी को गति प्रदान करने के लिए मसल्स जिम्मेदार होती हैं, बोन्स भी जिम्मेदार होती हैं, आपके जॉइंट्स हैं उनका भी रोल रहता है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। हमारी बॉडी में देखा जाए तो कई टाइप के जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मूवेबल जॉइंट है, सेमी मूवेबल है, फिक्स्ड जॉइंट है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मूवमेंट है वो कौन से टाइप के जॉइंट में होती है, तो जो फिक्स्ड टाइप के जॉइंट्स हैं, जैसे कि आपके सर के अंदर जॉइंट है, आपके हेड में जो जॉइंट होते हैं उनको बोलते हैं स्यूचर। ऐसे जॉइंट है, इनमें मूवमेंट नहीं होती। आपकी जो हेड में हड्डियां हैं, सर के अंदर जो हड्डियां हैं, उनके अंदर जॉइंट जो होंगे उनमें कभी भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलती, काफी वो ताकतवर जॉइंट होते हैं। लेकिन मूवेबल जॉइंट और सेमी मूवेबल जॉइंट में गतियां हो सकती है, मोशन हो सकता है। मूवेबल जॉइंट में जैसे कि आपके आ जाते हैं, आपका शोल्डर का जॉइंट है वो बढ़िया तरीके से मूवेबल जॉइंट है। सेमी मूवेबल में क्या होता है, पूरा मूवमेंट नहीं होता, जैसे कि एल्बो का जॉइंट है तो आपका पूरा नहीं घूमेगा, लेकिन मूवमेंट या फिर गति उसमें देखने को मिलती है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ये दोनों दे रखे हैं आपके 4 नंबर ऑप्शन के अंदर, मूवेबल जॉइंट और सेमी मूवेबल जॉइंट। जॉइंट का जो टाइप है, कई टाइप के जॉइंट होते हैं और हमारे जो कोर्सेज हैं उनमें डिटेल में इनके बारे में बता रखा है। एक्सेलरेशन को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है। सबसे पहले तो त्वरण या फिर एक्सेलरेशन होता क्या है। तो मान लीजिए आपकी स्पीड पहले से चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से आप मूव कर रहे हो। आपने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, कितनी कर दी, डबल कर दिया, फिर कितनी भी कर दी, मान लीजिए उसको 15 किलोमीटर पर आवर कर दिया। आपने जो इस स्पीड को बढ़ाया है, ये जो बढ़ाने वाली अमाउंट है उसी को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। हम बात भी करते हैं कि गाड़ी में एक्सेलरेट, गाड़ी को कर लिया या फिर एक्सेलरेटर हमने दबा लिया, उसकी हम स्पीड बढ़ाते हैं, ये होता है एक्सेलरेशन। और इसको डिनोट करते हैं ए से। ए भी क्या होना चाहिए, स्मॉल ए होना चाहिए, कैपिटल ए से डिनोट नहीं करेंगे। पाठ योजना के उद्देश्य क्या होने चाहिए। आपका जो लेसन प्लान है, जब आप कोई लेसन लेते हो या फिर पढ़ाते हो तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए। 4 ऑप्शन हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं कि आप कोई भी लेसन पढ़ा रहे हो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्या आप पढ़ाते हो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसी जानकारी के ऊपर आपको अपनी जो लेसन प्लान है उसको डिटेल में डिलीवर करना है। सबसे पहला क्या है, फोकस ऑन द सब्जेक्ट मैटर। बिल्कुल सही बात है, जो भी सब्जेक्ट का मैटर है, विषय वस्तु जो है उसके ऊपर आपको फोकस्ड रहना है, उसके अलावा या फिर आपको भटकना नहीं है इसके इधर उधर। टाइम मैनेजमेंट भी एक ठीक ठाक आप बोल सकते हो पॉइंट है। इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम एंड मटेरियल्स, ये भी ठीक बात है। चौथा पॉइंट, अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट स्टूडेंट्स मिस्टेक्स, विद्यार्थियों की गलती सुधारने के अवसर। चारों ही ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, लेकिन एमसीक्यूज या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है हमें तो एक चूज करना है। उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहता है सब्जेक्ट मैटर, आपकी जो विषय वस्तु है उसके ऊपर आपको स्टिक रहना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सब्जेक्ट मैटर पे ही आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट है, ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प ए टीचर बिकॉज, श्रव्य दृश्य साधन अध्यापक की सहायता करता है क्योंकि। देखिए, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, एड्स मतलब ये जो बीमारी वाला एड्स है उसकी बात नहीं हो रही। एड्स मतलब आपकी हेल्प करने वाला ऐसा भी कोई इंस्ट्रूमेंट है जो हेल्प करता है। ऑडियो विजुअल है, इसका मतलब आप कह सकते हो ऐसा वीडियो है इसके अंदर आवाज भी आ रही हो। ये क्या करता है, कोई टीचर किसी को कुछ बच्चों को दिखाना हो, अपने स्टूडेंट्स को बताना हो कि ये इस तरीके से एक्टिविटी करी जाती है, इससे क्या हेल्प मिलेगी, सेव टाइम्स एंड एफर्ट, मेक्स द लेसन इफेक्टिव, मेक स्टूडेंट्स पंक्चुअल, प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट इन क्लास। तो कक्षा में मनोरंजन प्रदान करना ये हमारा मकसद वीडियो के माध्यम से नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद में क्या है, विद्यार्थियों को समय पालक बनाते हैं। स्टूडेंट पंक्चुअल किस तरीके से बनते हैं वीडियो से, ये थोड़ा सा मुश्किल है, पंक्चुअल नहीं बनेंगे वो। पंक्चुअल बनने का और वीडियो दिखाने का कोई आपस में संबंध नहीं है। फिर क्या है, उसके पाठ को प्रभावशाली बनाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है।
आपका जो लेसन है वो इफेक्टिव हो जाएगा। आपको ये बताना है कि उसेन बोल्ट की जो दौड़ने की टेक्निक है 100 मीटर या फिर 200 मीटर में, वो किस तरीके की होती है। अगर आप उस टेक्निक को डायरेक्टली वीडियो के थ्रू दिखा देते हो तो आपका वो काम ईजी हो जाएगा। टाइम्स और एफर्ट भी बचाता है, ये बात भी ठीक है, लेकिन 2 नंबर ऑप्शन आपका इसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। 4 ऑप्शंस में से 2 तो बिल्कुल नहीं है। इन दोनों में से आपके लेसन को इफेक्टिव बनाएगा, प्रभावशाली बनाएगा, इस ऑप्शन को आपको चूज करना है। नेक्स्ट है इवेल्युएशन में क्या शामिल होता है। तो मेजरमेंट, टेस्टिंग और इवेल्युएशन। मेजरमेंट क्या होता है, कोई भी आप नाप लेते हो वो है मेजरमेंट। टेस्ट होता है आपने नाप किस तरीके से लिया है, जैसे कि कोई टूल है, टूल होने का मतलब आपकी जो एग्जाम है वो तो हो गया आपका टेस्ट। मेजरमेंट में आपके कितने नंबर आए हैं, मान लीजिए 100 में से आपके आए हैं 80 नंबर, ये है मेजरमेंट। और इवेल्युएशन में हम देखते हैं कि आप पास हो रहे हो या फिर फेल हो रहे हो। ये सबसे बेस्ट तरीका है इन तीनों को समझने का, टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन इवेल्युएशन की बात करें, ये इवेल्युएशन है, इवेल्युएशन के अंदर ही आएंगे टेस्ट और मेजरमेंट, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर एकल नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल टीमों की संख्या 14 है, तो कुल चक्रों की संख्या। नॉकआउट टूर्नामेंट की बात हो रही है और ये सिंगल नॉकआउट है। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया। एक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार खेलेगी और अगर सामने वाली टीम हार जाती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सिंगल नॉकआउट में एक बार होता है, डबल नॉकआउट में वो टीमें दूसरी टीम के साथ 2 बार खेलती हैं। ये बात हो गई। उससे पहले इसका आंसर तो हमने देख लिया, मेजरमेंट और टेस्टिंग दोनों होंगे। यहाँ पर 14 टीम दे रखे हैं और 14 टीम में राउंड्स की संख्या पूछी है। राउंड्स का मतलब कितने होते हैं, जैसे कि फर्स्ट राउंड में इतने मैच हुए, सेकंड राउंड में इतने, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ये कितने राउंड होंगे। तो राउंड निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 की जो पावर है उसमें हम राउंड निकालते हैं। 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, उससे पहले 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इस तरीके से। तो राउंड निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर n। अब 2 की पावर n का क्या मतलब है, जैसे कि आपके पास 8 टीमें हैं, 8 टीम किस तरीके से होंगी, 2, 2 4, 2 6, और आपके पास 16 टीमें हैं, आपके पास 32 टीमें हैं। इस वैल्यू में आपके पास टीमें होनी चाहिए। इस वैल्यू में अगर टीमें नहीं है तो उनको इस तरीके से बनाना है, जैसे कि यहाँ पर 14 टीम है। तो जो भी आपके पास टीम्स हैं वो 2 की पावर में जो नेक्स्ट आ रहा है उसका ध्यान रखना है। जैसे कि इसको अगर हम काट दें तो 2 की पावर में नेक्स्ट क्या आ रहा है, 14 के बाद में क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। या तो आपके पास 8 टीम होनी चाहिए, 16 होनी चाहिए, 32 होने चाहिए या फिर 64 होने चाहिए। उससे पहले 4 टीम भी हो सकती हैं। 4 टीम हो रही हैं, इसका क्या मतलब है, कितने राउंड होंगे, 8 टीम हो रही हैं तो कितने राउंड होंगे। तो 4 टीम है तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 को 2 से बार मल्टीप्लाई किया। 8 टीम होंगे तो कितने राउंड होंगे, तो 8 का मतलब है ऊपर 3 लिखेंगे। 3 लिखने का मतलब है 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 बार, इसका वैल्यू आएगी 8। 16 में क्या होता है, 16 में होगा 2 की पावर 4, 2, 2, फिर 2 और 2, इसकी वैल्यू आती है 16। अब 32 है तो 32 में 2 क्या होगा, 5 बार मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 आ गई। क्या मतलब हुआ इसका, अगर आपके पास टीम 8 और 16 मतलब 9 से लेकर और 16 के बीच में अगर टीम है, इसका मतलब 2 की पावर 4 आ जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है यह नंबर ऑफ राउंड्स, इतने राउंड्स होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। डिटेल में हमने नॉकआउट टूर्नामेंट और टूर्नामेंट्स के जो वीडियोस है उनमें डिस्कस कर रखा है। 14 टीम यहाँ पर है, आपको 16 बनानी है तो 14 + 2, ये तो 2 हैं, ये आपको 22 मिल जाएंगी। क्योंकि हमें नंबर 8, 16, 32, 64 में बनाने हैं तो आपको 22 मिलेंगी। 22 मिलने के बाद भी आपके जो राउंड्स होंगे वो 16 टीम है तो कितने राउंड होंगे, 2 की पावर 4। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 की पावर n है, यहाँ पर जो n लिखा हुआ है वो होता है नंबर ऑफ राउंड्स के लिए। नेक्स्ट है इंट्रामुरल कार्यक्रम हमें क्या प्रदान करते हैं। इंट्रामुरल्स का मतलब है आपकी जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर आपका कोई इंस्टीट्यूट है वहाँ पर कंपटीशन हो रहे हैं, अंदर ही अंदर आपस में खेलते हैं, उसको इंट्रामुरल कहते हैं। तो इसमें आपको अचीवमेंट, पार्टिसिपेशन भी होता है, उत्साह भी हमें देखने को मिलता है। चारों ही ऑप्शन या फिर तीनों ऑप्शन आपके इसके अंदर करेक्ट हो जाएंगे। 2 संस्थाओं के मध्य होने वाली प्रतियोगिता,
दो इंस्टीट्यूशंस हैं, दो स्कूल्स हैं, दो कॉलेजेस हैं, उनका आपस में कंपटीशन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा मोरल कॉम्पिटिशन्स। सीडिंग कितने प्रकार की होती है? सीडिंग क्या होती है? एक तरह से देखा जाए तो बाई का एक एडवांस्ड वर्जन है सीडिंग में। एक तो रहता है कि जो फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड में आप क्या करते हो? टीम को बाई दे देते हो, बाई देते हो और आप सीड भी कर सकते हो, वो होती है नॉर्मल सीडिंग। एक होती है स्पेशल सीडिंग। स्पेशल सीडिंग में क्या होता है? आप टीम को बाई दे देते हो और वो बाई देते हो आप क्वार्टर फाइनल तक। डायरेक्ट टीम कब खेलती हैं? क्वार्टर फाइनल में खेलती हैं, उससे पहले वो टीम किसी के साथ मैच ही नहीं खेलेंगी, ये होती है स्पेशल सीडिंग। तो नॉर्मली दो टाइप की सीडिंग हमें देखने को मिलती है। खेल प्रबंधन का क्षेत्र निर्भर करता है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किसके ऊपर निर्भर करता है? तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आप स्टाफिंग देखते हो, फैसिलिटीज़ को भी देखा जाता है, फाइनेंस को भी देखा जाता है, और ऑप्शन इसके अंदर तीनों ये करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में ये तीनों ही बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय क्या है? सेंट्रल थीम क्या है फिजिकल एजुकेशन की? तो सेंट्रल थीम में मूवमेंट है, फिजिकल फिटनेस है, ह्यूमन है, सारी बातें हैं। लेकिन अगर फिजिकल एजुकेशन को जिंदा रखना है, फिजिकल एजुकेशन की बातें सभी को पता होनी चाहिए, या फिर फिजिकल एजुकेशन किस वजह से सभी लोगों के पास पहुंच रहा है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या है? एक चलता हुआ मानव, गतिशील मानव या फिर डायनामिक ह्यूमन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सेंट्रल थीम है फिजिकल एजुकेशन की। अगर लोग स्वस्थ रहेंगे तो वो फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कर पाएंगे, फिटनेस उनकी अच्छी रहेगी, मूवमेंट अच्छे से होगा, ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप इस तरीके से बोल सकते हो कि सर इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपका क्वेश्चन देखा हुआ है तो इजीली इनको आप सही कर सकते हो। टफ क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इनको समझना जरूरी है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनिए, एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चुनना है। सॉकर के बारे में बता रखा है, सॉकर फुटबॉल को ही बोलते हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज में सॉकर बोल देते हैं और यूएस में इसको फुटबॉल बोल देते हैं, एक ही बात है। सॉकर को आप फुटबॉल भी पढ़ सकते हो। फुटबॉल एक गेम है, बिल्कुल है। फुटबॉल गेम भी है, स्पोर्ट भी है, ये बात भी ठीक है। सॉकर स्पोर्ट भी है, सॉकर प्ले भी है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये गेम भी है और स्पोर्ट भी है। स्पोर्ट में क्या होते हैं? जो रूल्स और रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग या फिर उनके अंडर में हम खेलते हैं। गेम में हम अपने तरीके से रूल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। रूल्स को आपने अपने तरीके से बना लिया है, जितने आप खिलाड़ी हैं उनके अकॉर्डिंग आपने अपने नियम बनाए हैं, तो वो होता है गेम। और स्पोर्ट में जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन हमारा 2 इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत रूप से दिए गए स्वर्ण पदक में शुद्ध स्वर्ण की कितनी मात्रा होती है? किसकी बात हो रही है? प्योर गोल्ड के जो गोल्ड मेडल हैं, स्टार्टिंग में जब मेडल देने स्टार्ट हुए थे तो 2 ओलंपिक में प्योर गोल्ड मेडल उन्होंने देना शुरू कर दिया था कि गोल्ड मेडल में हम गोल्ड ही देंगे। फिर वर्ल्ड वॉर आ गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में दुनिया के अंदर जो मेटल्स हैं उनकी कमी हो गई, तो इन्होंने कोशिश की कि गोल्ड मेडलिस्ट को पूरा गोल्ड नहीं देंगे, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसके अंदर। तो उनको गोल्ड मेडल की बजाय सिल्वर मेडल के ऊपर कोटिंग कर देते हैं गोल्ड की। इस तरीके से मेडल दिए जाने लग गए और आज तक भी फॉलो हो रहे हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, उनको क्रश करके फिर मेडल बनाए जाते हैं। 2024 का जो ओलंपिक था, पेरिस ओलंपिक में जो मेडल मिले हैं खिलाड़ियों को, उन मेडल्स में देखा गया है कि वो अभी से खराब होना स्टार्ट हो गए हैं। उनकी जो कोटिंग है वो उतरनी शुरू हो गई है। वापस आईओसी को बोला है तो उन्होंने बोला है कि हम चेंज कर देंगे। इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। प्योर गोल्ड है, ओलंपिक गोल्ड मेडल को जो दिया जाता है उसमें प्योर गोल्ड की मात्रा पूछिए। इसमें आपकी रहती है 6 ग्राम प्योर गोल्ड रहता है, और ये सिल्वर का जो मेडल है उसके ऊपर प्लेट किया हुआ रहता है ना, चांदी जड़ित 6 ग्राम शुद्ध सोना। प्योर गोल्ड होता है 6 ग्राम ओनली, और उसके ऊपर क्या रहेगा? ये प्लेट ऐसे परत चढ़ाते हैं बस, बाकी सिल्वर का मेडल रहता है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। AICS है 1954, राजकुमारी अमृत कौर है 1953। प्रेरणा का कौन सा प्रकार छोटे बच्चों पर लागू नहीं होता? मोटिवेशन की बात हो रही है तो बहुत टाइप के मोटिवेशन होते हैं। 4 ऑप्शंस में से ये बताना है कि जो छोटे बच्चे हैं, स्मॉल चिल्ड्रन है, उनके अंदर या फिर कौन सा मोटिवेशन उनके लिए अप्लाई नहीं होता। इंट्रिंसिक जो कि आंतरिक प्रेरणा जिसको बोलते हैं, बाह्य प्रेरणा,
अचीवमेंट, प्रेरणा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन तीन में से अगर हम ऑप्शन को चूज करना चाहें तो आंतरिक प्रेरणा, अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में आंतरिक प्रेरणा जरूर होती है। कैसे होती है? जैसे कि बच्चों को भूख लगी है तो उनके अंदर एक प्रेरणा है कि सामने में टॉफी रखी है, कुछ भी रखी है, उसको टच करने के लिए जाएंगे और अपनी भूख मिटाएंगे। इतना सा उनका ये रोल रहता है। अंदर से उनकी एक प्रेरणा रहती है, भूख लगने पर वो रोने लग जाते हैं। भाई ये प्रेरणा किसी ने उनको बोल दिया और उससे वो इफेक्ट हो गए और वो काम वो करने लग गए। इसके बाद में अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मतलब उनको कुछ हासिल करना है ज़िंदगी में और कोई एग्ज़ाम क्रैक करनी है, और फिर उन्होंने जब एग्ज़ाम क्रैक कर ली तो उनको एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है। छोटे बच्चे हैं, एग्ज़ाम तो वो दे नहीं पाते और एग्ज़ाम के लिए तो वो एलिजिबल भी नहीं है, फॉर्म भी नहीं भर पाते। तो ये आपका जो उपलब्धि प्रेरणा है ये छोटे बच्चों के लिए नहीं होता। कोई मोटिवेशन इससे बच्चों को तो नहीं मिलेगा। बड़े जब आप होते हो तो छोटे छोटे जब आप एग्ज़ाम देते हो उससे क्या आपका कॉन्फिडेंस आता है, आपको एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है, वो आपको मोटिवेशन देती है। स्मॉल चिल्ड्रन के लिए अचीवमेंट, मोटिवेशन या फिर उपलब्धि प्रेरणा का कोई भी रोल नहीं होता। नेक्स्ट है, प्रभावी ढंग से शरीर के अंगों की गति को एकीकृत करने की क्षमता को क्या कहते हैं? पूरी बॉडी पार्ट है, उनमें आपके जो सारे मूवमेंट हो रहे हैं उनको इंटीग्रेट, एक साथ करने की जो एबिलिटी है उसको क्या कहा जाता है? बहुत ही सिंपल सा है, उसको आप कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, जैसे कि आपको कोई काम करना है, काम करने में आपको हाथ से कोई ऑब्जेक्ट उठाना है। पेन से आप मान लो लिख रहे हो, तो आप जब पेन से लिखते हो तो इसमें सबसे पहले आपके माइंड ने सिग्नल दिया है आपके हाथ को, हाथ ने फिर उसमें लिखना स्टार्ट किया है और फिर वापस सिग्नल गया है और ये प्रोसेस चलती रहती है। दिमाग में आप सोचते हो, फिर आप इसको बताते हो। ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये कोऑर्डिनेशन ही समन्वय या फिर पूरा बॉडी पार्ट आपका एक ही तरीके से काम कर रहा है। ये बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं हो पाता। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस में कोऑर्डिनेशन है आपको करेक्ट आंसर करना है। महिलाओं की 100 मीटर जो हर्डल होती है उनमें बाधाओं के बीच की दूरी, हर्डल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? इसमें देखिए जो 100 मीटर की हर्डल है, जैसे कि यहाँ से हर्डल स्टार्ट होती है और यहाँ पर एंड होती हैं, ये लाइन सीधी आप बना लो तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर एंड होती हैं। तो पहली जो हर्डल है, स्टार्टिंग लाइन से जो पहली हर्डल है उनके बीच की डिस्टेंस होती है 13 मीटर। बीच की जो भी हर्डल्स बनी हुई हैं, इन हर्डल्स की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 8.5 मीटर, और फिनिश लाइन से पहले वाली जो हर्डल होती है उसकी डिस्टेंस होती है 9.5 मीटर। इस तरीके से ये हर्डल बनाई होती है। ये 13 है। टोटल हर्डल कितनी होती है? 10 हर्डल होती हैं। ये 9.5 नहीं होती है, 10.5 होती है। ये थोड़ा ध्यान में रखना, ये होगी 10.5 मीटर। कौन सी होती है? लास्ट जो हर्डल है उसकी और फिनिश लाइन के बीच की दूरी, तीनों ही आपको ध्यान में रखनी है। 13 मीटर स्टार्टिंग लाइन से पहली हर्डल, बीच की जो हर्डल रहेंगी वो 8.5 मीटर की रहेंगी सारी डिस्टेंस के ऊपर, और लास्ट जो हर्डल है उसकी और फिनिश लाइन के बीच की जो डिस्टेंस रहती है वो है 10.5 मीटर। यहाँ पर जो ऑप्शन है उनमें 8.5 मीटर का हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार ग्रंथियां कौन सी हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्लेवरी ग्लैंड्स? आपकी जो लार बनती है, सलाइवा बनती है, उसकी ग्लैंड कौन सी हैं? तो देखिए हमारी बॉडी में 3 स्लेवरी या फिर लार ग्रंथियां होती हैं। सबसे पहले कौन सी है? पैरोटिड, बिल्कुल सही बात है। दूसरी है सबमैंडिबुलर, और एक तीसरी और होती है, थर्ड है सबलिंगुअल ग्लैंड। 3 टाइप की स्लेवरी ग्लैंड है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोनों ही करेक्ट आंसर हमारे होते हैं। स्ट्रेस का कौन सा स्तर खिलाड़ियों के निष्पादन में वृद्धि करता है? स्ट्रेस होता है, हर एक खिलाड़ी के ऊपर स्ट्रेस होता है। जीवन में भी स्ट्रेस चलता रहता है, लाइफ में भी स्ट्रेस रहता है। हर एक पर्सन स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है, स्टूडेंट की लाइफ में भी स्ट्रेस है। तो ऐसा कौन सा स्ट्रेस या फिर तनाव का एक लेवल है जिसमें क्या है परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है? किसी भी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। स्ट्रेस से परफॉर्मेंस कब इंप्रूव होती है? जब वो बढ़ा हुआ हो, जब वो कंट्रोल्ड हो, या फिर ऑप्टिमम हो। तो ऑप्टिमम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिमम मतलब ना ज़्यादा ना कम, एकदम मीडियम लेवल का, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम प्रेशर। ये होना चाहिए। उसी से क्या होगा? खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी, क्योंकि उस स्ट्रेस को लेकर वो दुखी नहीं होगा। वो उसके लिए हेल्दी एक आप बोल सकते हो स्ट्रेस होता है। ये सभी में होना चाहिए। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना किसने की? 20th सेंचुरी की बात हो रही है। उसमें पूछा गया है कि जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की जो ब्रांच है या फिर स्कूल है उसकी स्थापना या फिर उसको एस्टेब्लिश किसने किया था? तो वर्दीमर,
कोका और कोहलर, तीनों ने ही किया था। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मैक्स वर्दिमर, कोका और ये कोहलर। ये तीनों ही नाम आपको गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी उन्होंने स्कूल स्टार्ट की थी या फिर जो संप्रदाय था उसकी 20वीं शताब्दी के अंदर स्टार्टिंग कर दी थी। ये हमारी जो साइकोलॉजी की क्लासेस हैं उनमें बहुत डिटेल में हमने इनको डिस्कस कर रखा है। खेल प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है जो 1 महीने भर वर्ष से वर्ष तक लगातार की जाती है। यह कौन सा सिद्धांत है? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात हो रही है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इस बात का हमें पता है। पूरे साल तक चलने वाली जो प्रोसेस है, ऐसी जो प्रोसेस है वो कौन से प्रिंसिपल या फिर जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के सिद्धांत दे रखे हैं कौन से सिद्धांत के अंदर इसको कहा गया है? तो ये सिद्धांत आपका रहता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, लगातारता का सिद्धांत। ऑप्शन देख के ही हम बता सकते हैं महीने भर, वर्ष से वर्ष तक, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस की बात हो रही है। ट्रेनिंग है, पढ़ाई है, अगर आप कंटिन्यू उसको नहीं करते हो, लगातार अगर आपकी पढ़ाई या फिर ट्रेनिंग नहीं रहेगी तो मुश्किल है आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। नेक्स्ट है 2 प्रशिक्षण कालों के मध्य अंतराल न बहुत अधिक हो न ही बहुत कम हो, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? जैसे कि आप ट्रेनिंग करते हो, आपने ट्रेनिंग कर ली और आपको लंबी ट्रेनिंग करनी है, 8 घंटे आपको लगातार ट्रेनिंग करनी है। उसमें आपने पहले 40 मिनट ट्रेनिंग कर ली, फिर 1 घंटे का रेस्ट ले लिया, फिर आपने 40 मिनट ट्रेनिंग, फिर अगली बार 2 घंटे का रेस्ट ले लिया। इस तरीके से अगर होगा तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। आपका जो रेस्ट है वो ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, उसमें आपकी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए और नेक्स्ट जो ट्रेनिंग सेशन आपका आने वाला है उसके लिए आप तैयार रहो। ऐसे जो सिद्धांत है, ऐसा जो ट्रेनिंग का प्रिंसिपल है उसको क्या बोलेंगे? आराम और पुनर्स्थापन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। आपको रेस्ट करना है, रिकवरी करना है। इसका मतलब क्या है? आपको फिजिकल एक्टिविटी करने के साथ साथ, एक्सरसाइज करने के साथ साथ क्या करना है? रेस्ट करते हुए उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करते चले जाना है। मोच का प्रमुख कारण क्या होता है? प्राइमरी कॉज क्या है स्प्रेन का? आपको मोच लग जाती है और मोच लगभग हमें क्या देखने को मिलती है? टेंडन की इंजरी है। और ये अगर नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, सीरियस ये तब हो जाती है जब आपका टेंडन फट जाता है। तो ये आपकी होती है लिगामेंट का। स्प्रेन में क्या होता है? ये आपकी लिगामेंट की इंजरी है। टेंडन की अगर इंजरी होती है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेन। इसको आप तनाव भी बोल सकते हो, लेकिन इंग्लिश में अगर आप इनको देखोगे तो और अच्छा है। स्ट्रेन होती है आपकी टेंडन की इंजरी। टेंडन क्या होते हैं? मैंने कई बार बताया भी है, आपकी हड्डी है और हड्डी को आपकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियों से जोड़ने वाला एक कनेक्टिंग टिश्यू है, उसको टेंडन कहा जाता है। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट आपकी जो हड्डी है उस हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने वाला एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है। लिगामेंट अगर फट गया तो चोट क्या हो जाएगी? बड़ी या फिर हाई लेवल की सीवियर इंजरी उसको बोलते हैं। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, लिगामेंट का टूट जाना। लिगामेंट अगर रप्चर हो गया तो वो आता है स्प्रेन। ये हो जाता है कई बार और ये इंजरी थोड़ी सी सीरियस मानी जाती है अगर हम कंपेयर करें स्ट्रेन से। खेल चोटें लगने के क्या कारण हो सकते हैं? स्पोर्ट्स इंजरीज एक स्पोर्ट्स का पार्ट है, लेकिन उनके रीजन क्या हो सकते हैं? कॉजेज क्या हो सकते हैं? केयरलेस हो सकता है, लैक ऑफ नॉलेज भी हो सकता है, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग भी हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। अगर आप केयरलेसनेस दिखाते हो, लापरवाही दिखाते हो, ट्रेनिंग सही से नहीं करते और ट्रेनिंग करने से पहले वार्म अप नहीं करोगे तब प्रॉब्लम हो सकती है। लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज मतलब आप डाइविंग करते हो, डाइव लगाते हो, लेकिन डाइव लगाने में आपको नॉलेज नहीं है, सही तरीके से डाइव नहीं लगाते, आपकी इंजरी हो सकती है। ट्रेनिंग आपने अगर सही तरीके से नहीं करी है, अपर्याप्त ट्रेनिंग की वजह से आपकी बॉडी गर्म नहीं हुई है, ये यहाँ पर अगर लिखा होता वार्म अप तो ये भी उसी का टाइप होता। आपकी बॉडी को आपने गर्म नहीं किया है तब भी आपको स्पोर्ट्स में इंजरी हो सकती है। लीवर का कौन सा भाग होता है? 4 ऑप्शंस हैं और या फिर हम ऐसे कहें कि 3 ऑप्शन है। लीवर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो फोर्स, रेसिस्टेंस और फलकम, तीनों ही होते हैं। अब इनको अलग अलग नाम से भी बोलते हैं। फोर्स को आजकल एफर्ट लिखने लग गए एग्जाम में, रेसिस्टेंस को आजकल एग्जाम में लोड लिखा जाने लग गया और फलकम को तो फलकम लिखते हैं, उसको एक्सिस भी बोलते हैं। ये तीनों ही आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? लीवर में देखने को मिलेंगे। लीवर 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्लास लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर में सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या आता है? एफर्ट, उसके बाद में फलकम और लास्ट में लोड। फिर है सेकंड क्लास लीवर।
सेकंड क्लास लीवर में क्या देखने को मिलता है? एफर्ट, लोड और फलकम। फिर है थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर में हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें आपके सबसे पहले क्या आ जाएगा? लोड, एफर्ट और लास्ट में क्या बच गया? फलकम। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। फोर्स से तो हम पहले देख ही चुके हैं, फोर्स, एक्सिस और रेजिस्टेंस से तो हमने पहले देख लिया था, इनको किस तरीके से लिखते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। एफर्ट, फलकम, लोड फर्स्ट क्लास लीवर, एफर्ट, लोड, फलकम सेकंड क्लास, और थर्ड क्लास में है लोड, एफर्ट और फलकम। बल के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं? इंटरनल फोर्स जिसको आंतरिक बल कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जड़त्व बाह्य बल, और तीसरा है जड़त्वीय बल। तीनों टाइप के फोर्स होते हैं। ऑल ऑफ द अबव आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन या फिर ये चौथा ऑप्शन सही था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वजन सहित शक्ति विकास का व्यायाम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेंथ एक्सरसाइज विद वेट्स। देखिए, आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो वेट के साथ, वजन के साथ जब आप एक्सरसाइज करते हो, ऐसे वेट कौन कौन से हैं? सीसो प्रेस, फ्रंट प्रेस या फिर बेंच प्रेस। प्रेस का मतलब आप कुछ ना कुछ दबा रहे हो, दबाने का मतलब क्या है? आप कोई ना कोई वेट को दबाते हो। तो सीसो में क्या होता है? आपके इस तरीके से यहाँ पर सामने वेट रहेगा, आप उसको उठाते हो यहाँ पर और वापस नीचे लेकर आते हो। फ्रंट प्रेस में भी ऐसे रहता है, आप सामने की तरफ आप कोई वेट को दबाते हो। बेंच प्रेस में आप इस तरीके से बेंच रहती है, बेंच पे आप लेट जाते हो, इस तरीके से लेटे हो, हाथ में आपने इस तरीके से रॉड ले रखी है, दोनों साइड में इसके वेट हैं, उसको आप ऊपर उठाते हो और नीचे की तरफ लेकर जाते हो। तो ये तो तीनों ही आपके हो जाएंगी वेट के साथ एक्सरसाइज। 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सीसो प्रेस, फ्रंट प्रेस और बेंच प्रेस, ये तीनों ही टाइप हैं। और ऐसी जो ट्रेनिंग होती है उसको बोलते हैं वेट ट्रेनिंग, मतलब वेट की हेल्प से आपने ट्रेनिंग करी है, जो कि जिम के अंदर हम जनरली देखते हैं। नेक्स्ट है, अंतराल परीक्षण में क्या होता है? इंटरवल ट्रेनिंग की बात हो रही है। इंटरवल में आप क्या करते हो? एक बार आप ट्रेनिंग करते हो, फिर रुकते हो, फिर ट्रेनिंग करते हो, फिर रुकते हो, इस तरीके से आपकी एक प्रोसेस रहती है। इसमें वॉल्यूम और इंटेंसिटी के बारे में पूछा गया है कि वॉल्यूम आप लो टू मॉडरेट रखते हो, मतलब आप व्यायाम की जो मात्रा है आपने कितनी बार उसको किया है। इंटेंसिटी मतलब आपने उसको कितनी तेज गति से किया है। तो इसमें आपकी जो इंटेंसिटी है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। इंटेंसिटी क्या रहेगी? मॉडरेट टू हाई रहेगी। तीव्रता की बात हो रही है। तीव्रता मतलब आप कितनी तेजी से उस एक्सरसाइज को करते हो और फिर रेस्ट करते हो। लोच विकसित करने की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? लोच मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है। फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए सबसे जो बेस्ट या फिर मोस्ट जो इफेक्टिव मेथड है वो कौन सा होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो स्लो स्ट्रेचिंग होल्डिंग मेथड भी होता है, स्लो स्ट्रेचिंग भी है और बैलिस्टिक, तीनों ही मेथड हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड आपको मिलेगा स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग। जैसे कि आप यहाँ पर बैठे हो और धीरे धीरे अपने जो घुटने हैं यहाँ पर अपने नाक लेकर लगाते हो, इस तरीके से अपनी नाक आपने लगाई, स्लो आपने क्या किया? स्ट्रेच किया, और यहाँ पर इस पोजीशन पर अगर आपने क्या कर लिया? होल्ड कर लिया, अपने आप को रोक लिया। ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद में स्लो स्ट्रेचिंग है। स्लो स्ट्रेचिंग में आपने स्लो स्ट्रेच किया, फिर वापस आ गए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी लेकिन इसके कंपैरिजन में कम होगी। बैलिस्टिक में क्या होता है? बैलिस्टिक में जर्क मूवमेंट होते हैं, मतलब आप झटके से कोई एक्सरसाइज करते हो, झटके से आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए मूवमेंट करते हो। नेक्स्ट है, सर्किट ट्रेनिंग से क्या विकसित किया जा सकता है? सर्किट ट्रेनिंग की बात हो रही है। इस तरीके से यहाँ पे कोई ट्रेनिंग हुई और हर एक स्टेशन पर अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्सरसाइज की जाती हैं, ये सर्किट बन गया। उससे डेवलप क्या होगा? तो मेन तो यहाँ पर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा ये ट्रेनिंग मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एजिलिटी, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी, ये ऑप्शन सही नहीं होंगे। एंडोरेंस और स्ट्रेंथ, अगर यहाँ पर एंडोरेंस नहीं होता तब भी ये सही होता, क्योंकि स्ट्रेंथ के लिए सर्किट ट्रेनिंग को एक अच्छी ट्रेनिंग मेथड माना जाता है। किस प्रकार के लीवर में अक्ष भार और प्रयास के बीच होती है? इन विच टाइप ऑफ लीवर फलकम इज बिटवीन द लोड? फलकम बीच में होता है लोड और एफर्ट के लिए। तो ये जो टाइप का लीवर है फलकम, मतलब एक्सिस बीच में किसके होगा? तो एक्सिस होता है टाइप 1 या फिर प्रथम श्रेणी लीवर के बीच में। जैसे कि हमने देखा था FAR,
एफ जो फोर्स है उसको एफर्ट यहाँ पर कहा गया है, एक्सिस को यहाँ पर फलकम कहा गया है और रेसिस्टेंस को लोड कहा गया है। आज के टाइम पर जो भी क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं उसमें ELF ये ध्यान में रखना है आपको, एफर्ट, फलकम और लोड। नेक्स्ट है शारीरिक दक्षता का घटक कौन सा है। फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट के बारे में पूछेंगे। तो फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट होते हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। 1 2 3 4 5, यहाँ पर ऑप्शन में 3 ही दे रखे हैं तो आपके चारों ऑप्शन या फिर तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो ये हैं आपके आइजैक न्यूटन। 3 नियम दिए थे। पहला नियम कौन सा था, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर जड़त्व का नियम। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। दूसरे नियम में क्या था, F = ma। जितना आपको फोर्स लगाना है या फिर जितना फोर्स लगाओगे उस ऑब्जेक्ट का, उस वस्तु का एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा रहेगा। थर्ड नियम या फिर तीसरा नियम क्या था, एक्शन रिएक्शन का नियम था। कोई भी आप एक्शन करते हो उसके इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आपको सामने से देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आफ्टर यूथ फिटनेस टेस्ट 1958 में कितना आइटम थे। 1958 की बात हो रही है तो 1957 में ये लॉन्च हो गया था और 1958 में ये पब्लिश किया था। पहले इसके 7 आइटम थे, आजकल इसके 6 आइटम है। 6 आइटम कौन कौन से आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला तो क्या है, बॉयज़ के लिए पुलअप्स है और उसी में गर्ल्स के लिए दे रखा है हैंगिंग, मतलब फ्लेक्स आर्म हैंग बोलते हैं उसको, ये गर्ल्स के लिए है। दूसरा है सिटअप्स, ये दोनों के लिए सेम है, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। तीसरा अगर एलिमेंट या फिर आइटम देखें हम तो वो है शटल रन। चौथा अगर देखें, फोर्थ इसके अंदर है स्टैंडिंग जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप भी कह देते हैं इसको कई बार। पांचवा कौन सा है, पांचवा है 50 मीटर डैश या फिर इसको आप स्प्रिंट बोल सकते हो। और सिक्स्थ है 600 मीटर रन, इसमें रन भी कर सकते हो या फिर वॉक भी कर सकते हो। जब ये लॉन्च हुआ था तब 7 थे, अब 6 ही आइटम इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 6 अगर ऑप्शन में होता तो उसको आपको सही नहीं करना है। नेक्स्ट है एर्गोग्राफ क्या मापता है। तो एर्गोग्राफ बहुत ही सिंपल सा है, ये आपकी मस्कुलर एंडोरेंस को मेजर करने के काम में आता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, मतलब आपकी मसल्स कितने टाइम तक बिना रुके हुए, बिना थके हुए कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, वो होता है एंडोरेंस आपकी मसल्स का। नीचे दिए गए में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रिंसिपल 4 ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन बिल्कुल है, डेलीगेशन भी है, ओवरलैपिंग नहीं है, अतिव्यापन नहीं है, कम्युनिकेशन भी होता है। अतिव्यापन का मतलब है आपने कोई कमांड दी या फिर कोई ऑर्डर दिया, उसको फिर ओवरलैप कर दिया किसी ने, फिर उसको ऑर्डर के बारे में कुछ किसी ने बोल दिया, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसका आपको ध्यान में रखना है, याद भी रखना है इसको। एशिया की धरती पर पहले ओलंपिक का आयोजन कब हुआ। तो ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक की बात हो रही है, 1896 से स्टार्ट हो गए थे और तब से लगातार होते आ रहे हैं। 1916 का ओलंपिक नहीं हुआ, 1940 का नहीं हुआ और 1944, 3 ओलंपिक नहीं हुए। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं हुआ और ये दोनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। बाकी सारे ओलंपिक हो रहे हैं, लेकिन 1964 में टोक्यो जापान में पहला ओलंपिक हुआ जो कि एशिया की धरती पर हुआ। 1964 टोक्यो जापान, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट है प्राचीन ओलंपिक खेलों में प्रवंचकों, जिसको हम क्या बोलते हैं चीटर्स, क्या संज्ञा दी जाती थी। क्या करते थे उनको, जो चीटिंग करते थे। आजकल तो उनको बैन कर देते हैं 1 साल 2 साल के लिए, या फिर लाइफ टाइम बैन भी लग जाता है। आजकल चीटिंग किस तरीके से करते हैं, डोपिंग का दोषी पाया गया या फिर ऐसा कोई सब्सटेंस इन्होंने ले लिया। पनिशमेंट के रूप में अगर हम देखें, यहाँ पर दे रखा है पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या मिलती थी, सजा क्या मिलती थी, तो उनको क्या करते थे, कोड़े मारते थे, हंटरों से पीटा जाता था, उनको डर लगता था और सबके सामने मारते थे पूरे स्टेडियम में अगर किसी ने चीटिंग कर लिया तो। किस ओलंपिक प्रतियोगिता में पहली बार शपथ दिलाई गई, ऑथ ली गई एथलीट्स के द्वारा कि वो शपथ लेंगे कि सही तरीके से खेलेंगे, कोई भी गलत तरीका वो नहीं यूज़ करेंगे और जीतने के लिए वो सारे जो सही साधन है उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा हुआ था 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में, पहली बार शपथ ली गई ओलंपिक में, ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से
कौन सा ओलंपिक आयोजन स्थल सर्वोच्च ऊंचाई पर है? हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर ओलंपिक की जो सिटी है वो कौन सी है, ये हमसे पूछी गई है। तो पहले जो ओलंपिक हो रहे थे वो सी लेवल देखा जाता है, समुद्र तल से ऊंचाई आपने देखा होगा वो कितनी है किसी जगह की, किसी स्टेडियम की जहां पर टूर्नामेंट हो रहे हैं। सबसे ऊंची जो रिकॉर्ड की गई थी वो की गई थी मैक्सिको ओलंपिक में, ये हुआ था 1968 के अंदर, 1968 का मैक्सिको ओलंपिक। वहां पर हाईएस्ट एल्टीट्यूड, बहुत ही ऊंचा स्टेडियम बना था, लगभग 2250 मीटर ऊंचा, मतलब 7,500 के लगभग फीट ऊंचाई पर वो मैचेस हुए थे। ये लगभग है, 7,500 पूरा नहीं है, तो 7380 इस तरीके से आपको इंटरनेट पे मिल सकता है। तो 2250 या फिर 2000 से ऊपर जो मीटर की ऊंचाई है वहां पर ये गेम हुए थे। पहली बार हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे वो मैक्सिको ओलंपिक खेला गया था। चेतना का कौन सा स्तर वह सामग्री रखता है जिसे आसानी से बोधगम्य बनाया जा सकता है? हमारा जो दिमाग है या फिर कॉन्शियसनेस है वो ऐसी कौन सी बातों को अपने पास रखता है जो कि याद करने पर वो याद आ जाती हैं? ऐसी कौन सी मेमोरी होती है, जैसे कि किसी दोस्त से आप बहुत दिनों बाद मिले और उसका नाम याद करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ी देर बाद में अगर आपने अपने दिमाग पर स्ट्रेस दिया तो क्या हो जाता है, कॉन्शियसनेस, मतलब वो कहीं ना कहीं आपके अवचेतन मन में है। या अवचेतन मन, इसका मैंने आंसर ही बता दिया, वो जो प्री कॉन्शियस उसको बोलते हैं, अवचेतन मन बोलते हैं, पूर्व चेतन मन बोलते हैं, वहां पर वो सेव रहती हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके थोड़ा सा याद करने पर आपको याद आ जाए वो क्या होती है, आपकी कॉन्शियसनेस का वो लेवल होता है जहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। नेक्स्ट है, वह संघर्ष जिसमें बालक माता के स्नेह के लिए अपने पिता से प्रतिद्वंदिता महसूस करता है क्या कहलाता है? बॉयज क्या है, जो राइवलरी अपने फादर से रखते हैं एक मोमेंट पर और अपनी माँ से प्यार करते हैं, उसको बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स एक होता है, या फिर इडिपस कॉम्प्लेक्स भी उसको बोल सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो बॉयज हैं वो अपनी मदर को ज़्यादा प्यार करते हैं और फादर से वो दूर भागते हैं। इसी के उल्टा जो गर्ल्स हैं वो अपने फादर को ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके ज़्यादा लगाव में रहती हैं, मदर के वो खिलाफ हो जाती हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रा। तो ये दोनों ही आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, नर्चर किससे संबंधित है? नर्चर मतलब होता है पालना या फिर पालन पोषण करना, किसी को अच्छे से उसका ध्यान रखना। तो ये आपकी फैमिली में सबसे अच्छा देखने को मिलता है। फैमिली आपको सबसे शानदार तरीके से नर्चर करती है, आपकी देखभाल करती है, आपका पालन पोषण करती है। तो नर्चर का जहाँ कहीं पर नाम आए और ऑप्शन में फैमिली हो, आपको बिना कोई डाउट सही कर देना है इस आंसर को। यदि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में 5 मिनट का टेस्ट पूरा करने पर कुल पल्स काउंट 250 हो तो योग्यता इंडेक्स या फिर इसको कॉम्पिटेंसी इंडेक्स कहते हैं। फॉर्मूला है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का। फॉर्मूले से पहले हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या काउंट करता है? तो आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस है उसको मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। स्टेप टेस्ट में 16 इंचेज या फिर 20 इंचेज, बड़े लोगों के लिए 20 इंचेज की एक बेंच रहती है, उसके ऊपर आपको ऊपर जाना है और वापस जंप करना है। और ये जो एक्सरसाइज है आपको करनी होती है 5 मिनट तक। इसमें आपको कुछ टाइम करने के बाद रुक जाना होता है, फिर आपकी पल्स काउंट ली जाती है और फिर उसको जोड़ लिया जाता है और फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं। फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ड्यूरेशन ऑफ, मतलब कितने टाइम तक आपने एक्सरसाइज की है वो सेकेंड्स में, इनटू 100, और इसके डिवाइडेशन में है 2 इंटू सम ऑफ। सम मतलब सभी जो पल्सेज आपने बीच में रुक के है उनको जोड़ना है, सम ऑफ रेस्टिंग पल्सेज काउंट। मतलब जब आपने एक्सरसाइज की और आप रुक गए, जैसे कि 1 मिनट तक की, फिर 30 सेकंड तक आप रुकते हो, ये जो आप 30 सेकंड रुके हो उस टाइम पर आपके पल्स काउंट करते हैं। तो आपकी किसी की 60 आती है, किसी की 75 आती है, उसको लिख लिया। फिर आपकी जो पल्स काउंट आती है, नेक्स्ट आपने कब किया, 2 मिनट किया और 30 सेकंड रुक गए, फिर आपने 3 मिनट तक किया, फिर 30 सेकंड तक रुक गए। इस तरीके से आपकी कई बार 65 आएगी, कई बार 85 आएगी। इन तीनों को जोड़ते हो। तो यहाँ पर हमें जोड़ने से पहले ही बता दिया गया है कि 250 है, तो 250 अगर होगी तो क्या रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ टोटल एक्टिविटी इन सेकेंड्स। 5 मिनट है, 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करके अगर देखें 300,
तो 300 सेकेंड तो आपकी टोटल आपने काम किया, इंटू 100 जो कि फॉर्मूले में दे रखा है। 2 इंटू क्या करना है, 250 क्या है आपकी, जब आप रेस्ट कर रहे थे, जब आपने एक्सरसाइज करने के बाद 30 सेकंड का रेस्ट किया, तो आपकी जो पल्स काउंट है वो कितनी है। तो यहाँ पर आप इजीली इनको काटापीटी करके आंसर निकाल सकते हो। ये 0 से ये 0 चला जाएगा, और यहाँ से 2 से ये चला गया। 5 से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर ये 5 आ गया, और 5 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 6 आ गया, और ये 0 आ गया। इस तरीके से अगर सॉल्यूशन में हम निकालें तो 60 आपका आंसर आ जाता है। 60 आपकी क्या आ गई, कॉम्पिटेंसी इंडेक्स आ गई। ऑप्शन में 60 कहाँ दे रखा है, ये 60 दे रखा है। ए ऑप्शन आपका, या फिर एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है। अगर आपका देखा हुआ रहेगा तो ये रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। अग्रभुजा की प्रमुख अस्थियां कौन सी हैं। अग्रभुजा मतलब आपका जो एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट के आगे की 2 हड्डियों के नाम पूछे। पीछे की 2 हड्डी होती है ह्यूमरस, और ये शोल्डर हो गया, ये तो ह्यूमरस है। 2 हड्डियां यहाँ पर आपके हाथ में होती हैं, एक है रेडियस, दूसरी है अल्ना। ह्यूमरस आपके हाथ में होती है ऊपर, और घुटने से ऊपर की हड्डी होती है फीमर। रेडियस अल्ना आपकी ये आगे की हड्डियां होती हैं, या ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अल्ना हमने बात कर ली। अब रेडियस अल्ना में हाथ, जब आप सामने किसी से हाथ मिलाते हो तो ऊपर जो आपको हड्डी मिलेगी आपकी एल्बो से लेकर, और आपकी अगर हम कलाई की बात करें उसके बीच में ऊपर वाली हड्डी है रेडियस, नीचे वाली हड्डी है अल्ना। फेलेंजेस कहाँ पर होती हैं, जो उंगलियों की हड्डियां हैं उनको फेलेंजेस कहते हैं। रिस्ट बोन के बारे में आपको पता ही है, कलाई की हड्डियों को रिस्ट बोन कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी धावक की स्थिति सेट आदेश के दौरान क्या होती है। हमारे चैनल पर बहुत एक पुराना वीडियो था, वहां पर सेट जब कमांड दी जाती है तो उसमें हमने जो ऑप्शन चूज किया था तो वो हमने कर लिया था स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। अगर आपने पूरे वीडियोस देखें तो वो क्वेश्चन आपके सामने आया होगा। हालांकि हमने कमेंट्स में उस क्वेश्चन को करेक्ट करके और सही आंसर बता रखा है, लेकिन आप में से बहुत सारे होते हैं जो सीधा कमेंट कर देते हैं और पहले से जो कमेंट किया हुआ है उसको नहीं देखते। तो उसको करेक्ट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सेट की जब कमांड होती है, जैसे कि इस तरीके से ये स्टार्टिंग ब्लॉक लगे हुए हैं, ये स्टार्टिंग ब्लॉक लगे और आप सेट होते हो। सेट में क्या है, आपकी हिप्स ऊपर चली जाएंगे, आप दौड़ने के लिए तैयार हो। उस कंडीशन में आपका जो इक्विलिब्रियम है वो थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है। स्टेबल कंडीशन में आप नहीं रहते हो, क्योंकि उसके बाद में आपको रनिंग करनी स्टार्ट करनी है। इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक धावक जो 100 मीटर दौड़ को 10 सेकंड में पूरी करता है, उसकी चाल क्या है। स्पीड, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। समय मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड निकालनी है तो स्पीड यहां पर आ जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी कितनी है, 100 मीटर है, और 10 सेकंड क्या है, चाल है। ये आ गया, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10 मीटर दे रखा है तो 10 मीटर, यहाँ पर सेकंड दे रखा है तो सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन आपका एक इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। किलोमीटर वगैरह ये सब नहीं आएंगे, 10 20 100 ये भी, 100 20 1000 ये भी नहीं आएंगे। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूले से सब कर लोगे। अगर यहाँ पर दूरी निकालनी होती, दूरी यहाँ पर वैसे दे रखी है, दूरी का होता T × S, दूरी बराबर चाल गुणा समय। किसी धावक पर दौड़ की समाप्ति के ठीक पहले लगने वाला बल कौन सा है। कोई भी रनर दौड़ रहा हो और उसको रेस को एंड करना हो, अपनी जो रनिंग है उसको एंड करना हो, उससे पहले कौन सा बल लगता है। रिएक्शन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल फोर्स, ऑल ऑफ द अबव। चारों में फोर्स लगेंगे या फिर तीनों फोर्स लगेंगे उसके ऊपर, क्योंकि वो जो एक्शन कर रहा है उसके हाथ पैरों की रिएक्शन है, उसका भी एक फोर्स रहेगा, उस फोर्स को भी उसको पार करना है। हवा का दबाव लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है सरफेस का। तो बहुत सारी जो फोर्सेज हैं वो आपको दौड़ने में, चलने से रोकने वाली फोर्सेस होती हैं, उसको रेजिस्टेंस या फिर फ्रिक्शनल फोर्सेस कहा जाता है। इस तरीके से तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये थे आपके 50 MCQs। कुछ इजी क्वेश्चन थे, कुछ मॉडरेट लेवल के हैं। धीरे धीरे आप देखते जाएंगे, हम आपके लिए बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर आएंगे इस सीरीज में। आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। और अगर आपने ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको पहले से प्रैक्टिस नहीं किया है तो कोर्स आप परचेज कर सकते हो 199, बहुत मिनिमल प्राइस रखी गई है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, YPS नाम से या फिर यूट्यूब प्रैक्टिस सेट नाम से स्पोर्ट्स इंजीनियर एप्लीकेशन पर कोर्स है। स्पोर्ट्स इंजीनियर
स्पोर्ट्स इंजीनियर एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर इस कोर्स को आप देख सकते हो। कोई भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, यूजीसी नेट, सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ये क्वेश्चंस आपको टेस्ट में ऐसे कैसे मिलेंगे, इनके सॉल्यूशंस के लिए आप इन वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए, आपका अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो स्पोर्ट्स इंजीनियर एप्लीकेशन पर सभी टाइप के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, डेमो क्लास ले लीजिए, अच्छे लगते हैं तो उनको आप परचेज भी कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। जो भी नई इन्फॉर्मेशन है हमारे द्वारा वहाँ पर सबसे पहले बताई जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।